Kepler can be understood as a consequences of conservation of angular momentum which is valid for any central force. देखो क्योंकि कैप्लर्स लॉ है तो मैं तीनों कैप्लर्स लॉ बता देता हूँ, उसी से आप खुद फाइंड कर पाओगे कि सही आंसर क्या होगा। तो कैप्लर्स ने 3 नियम दिए थे। देयर वर 3 लॉज गिवन बाय कैप्लर्स। तो पहला लॉ था कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो कि ये बताता है कि अगर कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिट किस तरह की होगी। देखो फर्स्ट लॉ है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। जैसे कोई प्लेनेट है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो ऑर्बिट होगी इट विल बी लाइक एन इलिप्स। तो ये फर्स्ट लॉ था जो कि ये बताता है कि ऑर्बिट किस तरह की होगी, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। सेकंड लॉ है, देखो सेकंड लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कोई प्लैनेट है जो पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, लेट उसने जो समय लिया है टाइम है वो डेल टी है, और ऐसे ही वही प्लैनेट सी से डी आ रहा है, अभी भी जो टाइम लिया है सी से डी आने में वो सेम है। तो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स सेकंड लॉ इनका जो एरिया स्वीप होगा, मतलब ये जो एरिया आएगा और इसके अंडर में जो एरिया आएगा, इट विल बी इक्वल अगर दोनों को कवर करने में सेम टाइम लगा है तो। और इसी को हम ये भी कहते हैं, देखो डी अपॉन डी टी, इसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं, और ये आता है एल अपॉन 2m के। एल क्या है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम, और m यहाँ पर है मास। तो क्योंकि इन प्लैनेट्स पर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है तो टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो मतलब क्या कि L कांस्टेंट, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है L कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट करोगे तभी जीरो आएगा। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यही होता है एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी L अपॉन में 2m। या एक चीज और आप ध्यान रखना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन काफी आता है, जो MVR होगा, अब m तो खुद एक कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं जो v इंटू में r होगा वो कांस्टेंट होगा इसी लॉ के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन एनवीएस में 2021 में आया था, वी आर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लेनेट सन के पास है, लेट मैं इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पर कोई सन है और यहाँ पर प्लेनेट है, अब इनके बीच का यहाँ पर जो सेपरेशन रेट वो कम है तो यहाँ पर प्लेनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि जब ये प्लेनेट यहाँ पर आ जाएगा तो देखो v और r एक दूसरे पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये यहाँ पर आया है तो इसका सेपरेशन ज़्यादा हो गया है। सेपरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और यहाँ पर सेपरेशन कम है तो यहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो प्लेनेट जब रिवॉल्व करते हैं तो उनकी जो स्पीड है ये इस पर डिपेंड करता है कि वो सन से कितने डिस्टेंस पर है, और केप्लर सेकंड लॉ ही से ही हम ये पता लगा सकते हैं। और ये भी आप ध्यान रखना कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब थर्ड लॉ पे डिस्कस करते हैं। देखो केप्लर्स थर्ड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, ये कहता है कि अगर कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके मेन रेडियस पर। मेन रेडियस मतलब जैसे कोई प्लेनेट है, ये आर है और ये इसमें कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसको लेट पूरा एक चक्कर लगाने पर उसको टाइम लगा टाइम टी, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम का जो स्क्वायर होगा वो एक्चुअली आर के क्यूब पर डिपेंड करेगा। अब आर यहाँ पर रेडियस नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि मेन रेडियस, क्योंकि वो वेरिएबल हो रहा है। तो टी स्क्वायर किस पर डिपेंड करेगा, आर के क्यूब पर। अब क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विच लॉ ऑफ केप्लर कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स वो एक तरह से सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि जब दो प्लेनेट है लेट्स से जो फोर्स उनके बीच में लगेगी वो इस लाइन के अलोंग लगती है। और सेंट्रल फोर्स में जब मतलब सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रही है, और सेंट्रल फोर्स में कोई भी सेंट्रल फोर्स हो उसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। हमेशा सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। फिलहाल इसमें पूछा है कि कौन से केप्लर्स लॉ ने ये बात बताई, तो आप ये देखो कि इन तीनों लॉ में हमने एंगुलर मोमेंटम की बात कहाँ पर करी थी, सेकंड में केप्लर सेकंड लॉ, और उसमें हमने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है और जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। लॉ ऑफ पीरियड क्या है, ये तो थर्ड लॉ है।
लॉ ऑफ ऑर्बिट ये आपका फर्स्ट लॉ है। तो इसी में, और लॉ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ये भी देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, मतलब कि सेमी मेजर एक्सिस और लॉ ऑफ पीरियड एक ही बात है। तो आप ध्यान रखना, केपलर फर्स्ट सेकंड लॉ को इस नामों से भी जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ इक्वल एरिया और लॉ ऑफ पीरियड्स।